पता है ऑन ग्रिड की ही ट्रेनिंग आपको दूंगी। इसमें आपको आज जो बताऊंगी इसके अंदर आपको साइट सर्वे के बारे में बताऊंगी कि साइट सर्वे कैसे किया जाता है, ऑन ग्रिड में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है, हर एक कंपोनेंट का और ओवरऑल प्रोजेक्ट का क्या वर्किंग होता है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद से आपका मतलब क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, आप कंप्लीट पावर जो आप सोलर का लगा रहे हो उसके क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए वन बाय वन, उसके बारे में बताएंगे। और लास्ट में आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन इंस्टॉलेशन के बारे में आपको दूंगी। ठीक है, और इसी के बीच में भी आपको आरओआई के बारे में भी आपको बताऊंगी कि आरओआई आपको किस तरीके से कस्टमर को आप बता सकते हैं कि वो जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आप कितना अच्छे से आप कितने सालों में रिटर्न पा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कंपनी के बारे में ही थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगी ऑन ग्रिड के साथ साथ ही कि यूटीएल कंपनी का आपका मतलब तीन तरीके पर ही आपका जैसे सोलर पावर प्लांट वर्क करता है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और आपका हाइब्रिड। तो इसमें ही आपका अगर हम ऑन ग्रिड में चलेंगे तो ऑन ग्रिड के अकॉर्डिंग, और अगर ओवरऑल यूटीएल के बारे में बात करें तो यूटीएल में हमारे 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आपका 25 ईयर ओल्ड हमारा ब्रांड है और 60+ हमारी R&D की टीम है और 120 तक हम लोग केवीए तक की कैपेसिटी के आपके जो मतलब इन्वर्टर्स हैं वो हम बनाते हैं। उसके बाद से हमारा आपका पर डे का जो प्रोडक्शन है वो 1100+ है। आपके जो एम्प्लॉय है 2000+ है। सेटिस्फाइड कस्टमर आपका 1 करोड़+ है। डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है हमारे 10,000+ है। यूटीएल का जो टर्नओवर है 2020 एंड 21 का 4 बिलियन। ठीक है, सबसे पहले मतलब अगर हम ऑन ग्रिड की बात करते हैं तो ऑन ग्रिड में आपका जो मेनली डिफरेंस होता है वो आपका इन्वर्टर का ही होता है कि आपका इसमें जो इन्वर्टर का यूज किया जाता है वो हमारा ग्रिड टाई जिसको बोलते हैं, ऑन ग्रिड में इन्वर्टर को ग्रिड टाई इन्वर्टर बोला जाता है कि ग्रिड टाई या ऑन ग्रिड इन्वर्टर। ये आपका मतलब मॉड्यूल तो आपके उसमें हाइब्रिड में भी यूज होगा, ऑफ ग्रिड में भी यूज होगा, ऑन ग्रिड में भी आपका यूज होगा, लेकिन अगर जो मेन डिफरेंस लाता है वो हमारे इन्वर्टर लाता है। ठीक है, और उसके बाद से अगर यूटीएल है आपका तो मतलब यूटीएल के चूज करने का रीजन क्या है कि हमें यूटीएल से ही प्लांट क्यों लगवाना चाहिए, क्योंकि हर मतलब बहुत सी कंपनीज है। तो इसका मेन रीजन यही है कि यूटीएल में ना आपको एक सिंगल आप सॉल्यूशन है। अगर आप कोई भी प्लांट किसी भी कस्टमर के यहाँ आप इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर अगर जैसे कोई दूसरा वेंडर है वो अगर इंस्टॉल करता है तो आपका क्या होता है कि सोलर का जो मॉड्यूल है वो आप किसी और कंपनी का इंस्टॉल कर दिया है, इन्वर्टर किसी और कंपनी का कर दिया है, स्ट्रक्चर का भी कोई भी आपका मतलब एक्सपायरी डेट नहीं पता है कि कब आपका कितने दिनों का उन्होंने गारंटी दिया है, वारंटी दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ऑन ग्रिड यहाँ यूटीएल से अगर ये एक किट आपका परचेज करते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है, सिंगल सॉल्यूशन होता है। अगर आपको कुछ पूरे प्लांट में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक हेल्पलाइन नंबर या एक आपने जिससे भी लगवाए उनसे आप संपर्क करके और डायरेक्ट सॉल्यूशन पा सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसके बाद से अगर आप जैसे अपना सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं तो आप मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि आप रूफ देख करके आपके यहाँ इतने किलोवाट का लग जाएगा सिस्टम या इतने ही किलोवाट का आएगा या नहीं आएगा, फिजिबिलिटी है या नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मतलब साइट सर्वे करना बहुत जरूरी है। साइट सर्वे करने के बाद से ही हम बता सकते हैं कि वहां पर इतने किलोवाट का आपका सोलर प्लांट लग सकता है या नहीं लग सकता है। तो उसकी भी आपकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए एक साइट सर्वे करने, एक साइट सर्वे करने के लिए हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए वो उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। ठीक है, और साइट सर्वे होने के बाद से फिर आपका जो डिजाइनिंग टीम है वो आपको उससे लेआउट, आप जितना अच्छा लेआउट बनाएंगे जहाँ का आप सर्वे कर रहे हैं, जितने अच्छे से एक्यूरेसी से आप डायमेंशन लेंगे उतनी ही एक्यूरेसी से आपका डिजाइन बनेगा और डिजाइन बनने के बाद उतनी ही एक्यूरेसी के साथ से आपको कोटेशन और आप एक्यूरेट रेट कस्टमर को दे सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं
तो उसमें आपका हमेशा अगर वो मतलब मॉड्यूल पे अगर प्रॉब्लम है तो वो आप जो वो है क्या इन्वर्टर, अगर वो हमें लगेगा कि इन्वर्टर में प्रॉब्लम, तो वो बोलते हैं कि नहीं ये हमारी गलती नहीं, उसकी है, इसकी नहीं, उसकी है। तो अगर आपके पास एक सिंगल सॉल्यूशन है तो आप डायरेक्ट मतलब सॉल्यूशन ले सकते हैं कि अगर प्लांट में प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट एक कॉल करके आप इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है, जो हमारी किट है उस किट में आपका क्या क्या अवेलेबल रहेगा, वो आपका सोलर मॉड्यूल अवेलेबल रहेगा, ऑन ग्रिड का इन्वर्टर अवेलेबल रहेगा, माउंटिंग स्ट्रक्चर, एसीडीबी, डीसीडीबी, डीसी केबल, अर्थिंग एंड एलए और आर्मेंट वायर, मतलब यहाँ पर एसी केबल से रिलेशन है। ठीक है, इतनी चीजें आपका एक एसपीजीएस में आपका अवेलेबल होता है। ठीक है, मैं सबसे पहले जो स्टार्ट करती हूँ वो आपको साइट सर्वे से स्टार्ट करती हूँ कि साइट सर्वे आपको किस तरीके से करना चाहिए और क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले ये आपके साइट सर्वे का फॉर्म दिया गया है, इसमें मैं आपको वन बाय वन पढ़ पढ़कर आपको बताती जाऊंगी कि हमें क्या क्या चीजें साइट पर जाते तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। सबसे पहले तो साइट में जाने के लिए हमें चार पांच चीजों की जरूरत होती है। सबसे मेजरिंग टेप हमारे पास होना चाहिए, उसके बाद से एक पेन, कॉपी, एंड्रॉइड फोन जिसमें इंटरनेट आपका अवेलेबल हो, और उस फोन के अंदर आपका जीपीआरएस, कंपास, ये अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आप प्रॉपर सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, आप जब साइट सर्वे करने जाते हैं तो ये फॉर्म आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जिस भी आप इंजीनियर को भेजते हैं तो उस इंजीनियर का नेम, उसकी डिटेल, साइट सर्वे अगर आपने एक दिन में 10 कराए हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइट सर्वे का डेट, टाइम और आईडी डाल सकते हैं। कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर की ईमेल आईडी क्या है, कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ये भी करना है आपको। जीपीआरएस अगर वहां पर साइट में अवेलेबल है तो आपको जीपीआरएस, वाईफाई अवेलेबल है तो वाईफाई का आपका टिक करना है। लैटिट्यूड वहां पर आपने मोबाइल से लेना है, वहां लोकेशन पे जाकर लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, वो भी हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। साइट एड्रेस क्या है विथ पिन कोड, साइट एड्रेस का जो आपका है विथ पिन कोड के साथ यहाँ पर मेंशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद से आपका सोलर पीवी सॉल्यूशन आप जो लगा रहे हैं वो किस टाइप का, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, स्टैंड अलोन या अदर। हम ऑन ग्रिड की बात कर रहे हैं तो ऑन ग्रिड पे आपको टिक करना होगा। आपका जो कंपास है, कंपास से आप एजीमुथ एंगल लेंगे जिसको साउथ एंगल इन जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं। तो आपका साउथ एंगल क्या है, कितनी डिग्री है, वो भी आपको मेंशन करना होगा। टोटल रूफ का एरिया क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, उसका मल्टीप्लाई करके जो एरिया आपका निकल के आ रहा है उस एरिया को यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन, किस टाइप का आप इंस्टॉल कर रहे हैं, ऑन ग्रिड का रूफ के ऊपर कर रहे हैं या शेड, टिन शेड के ऊपर कर रहे हैं या ग्राउंड माउंट के ऊपर या अदर के ऊपर कर रहे हैं। अगर आपका रूफ टॉप है तो रूफ टॉप में जो आरसीसी है वो आरसीसी की आपकी थिकनेस क्या है, 2 इंच, 4 इंच, 6, 12, क्या थिकनेस है वो आपको मेंशन करना है। शेड है तो शेड आपकी किस टाइप की रहेगी, आपकी टिन रहेगी, मेट्रो शीट है, एस्बेस्टो शीट है जिसको सीमेंटेड शीट कहा जाता है, उसे एस्बेस्टो शीट कहा जाता है, या अदर टाइप की है। अगर ग्राउंड है आपका तो ग्राउंड आपका किस टाइप का है, एग्रीकल्चर के ऊपर है आपको लगवाना चाह रहे हैं अपना, या कोई फार्म है उसके ऊपर लगवाना चाह रहे हैं, या जमीन को ही आरसीसी बना दिया है आपको, लैंड को उसके ऊपर लगवाना चाहिए, या कुछ अदर है। अदर रूफ में आपका क्ले टाइल्स या वुड रूफ या ब्रिक रूफ या स्टोन टाइल्स, क्ले रूफ टाइल्स मतलब आपके जो मिट्टी का नहीं होता उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसकी बात की जा रही है। अगर लकड़ी के तो उसके ऊपर जो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। टाइप ऑफ रूफ, टाइप किस टाइप की रूफ है आपका, फ्लैट या प्लेन रूफ है उसके ऊपर, या आपके इंक्लाइंड रूफ है, कुछ झुका हुआ है तो उसका कितने डिग्री का आपका इंक्लाइंड है, हाइट क्या है उसकी रूफ की, और वो कितनी डिग्री इंक्लाइंड है उसको आपको यहाँ मेंशन करना होगा। बिल्डिंग की हाइट जरूर से मेंशन करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर डिसाइड किया जा सकता है कि कितनी हाइट के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर लगाया जा सकता है। रूफ की आपकी जो पैराफिट वॉल है उस पैराफिट वॉल की हाइट, बाउंड्री वॉल जिसको बोलते हैं, उसकी हाइट भी मेंशन करना है। अगर छत के ऊपर कोई भी आपका
यहाँ पर ओरिएंटेशन, अच्छा ये इसी का है आपका ओरिएंटेशन स्लोप कितना है, जो आपका छत झुका हुआ है वो कितना है, उसका एंगल कितना बना रहा है। ठीक है, छत के ऊपर अगर आपके कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, आई मीन टू से कि ममटी है या वाटर टैंक है या अदर कोई भी चीज अगर आपका लगा हुआ है वहां पर, ओटीएस है, कुछ भी हो, उसको आपको यहाँ मेंशन करना होगा विद हाइट, कि उसकी हाइट क्या है। अगर ट्री है, अगर ट्री कट सकता है तो आप बता सकते हैं कि ट्री का कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रिमिंग होगा। डिश एंटीना अगर लगा हुआ है तो उसको बताएंगे, और इसके अलावा भी अगर अदर है तो वो भी बताएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर का प्लान फ्यूचर का होता है कि हम यहाँ पर ऐसा चीज करवाएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग बनाइए, तो वो आपको मेंशन करना होगा। या होता है कि हम वाटर टैंक को शिफ्ट कर लेंगे, तो आपको वो भी बताना होगा कि वाटर टैंक शिफ्ट करने के बाद है ये डिजाइन, या वाटर टैंक हटाने के बाद है, या वाटर टैंक को कवर करना है। ये सारा कुछ आपको मेंशन करना होगा, ठीक है, बताना होगा अगर आप करते हैं। और उसके बाद से कस्टमर से ये जरूर पूछना है कि अगर मॉड्यूल आपका जैसे अगर सफिशिएंट एरिया है रूफ का तो वेल एंड गुड, इन केस अगर सफिशिएंट एरिया नहीं है, अवेलेबल है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, कस्टमर से पूछना होगा कि क्या हम मॉड्यूल को किसी भी डायरेक्शन में बाहर निकाल सकते हैं क्या। अगर वो बोलता है यस हम कर सकते हैं, तो आपको वो भी मेंशन करना होगा कि साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ किस डायरेक्शन में हम कर सकते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्शन है उनकी हाइट, आई मीन ममटी की हाइट क्या है, वाटर टैंक की, ट्री की, इन सब की हाइट करना होगा। आपका रूफ जो रूफ है, रूफ के ऊपर चढ़ने का क्या पॉसिबिलिटी है, किसके थ्रू आप चढ़े हैं या ममटी पर, तो क्या वहां स्टेयर केस है या टेम्परेरी लैडर लगा हुआ है या परमानेंट लैडर है या कोई और ही एक्सेस है, वो हमें पता करना होगा। रूफ की एज क्या है, अगर रूफ एकदम जर्जर हो रही हो और मुश्किल से 10 साल भी नहीं चलने वाली है, तो वहां पर हम प्लांट नहीं लगा सकते। हमें रूफ की एज का पता होना चाहिए और कितने साल तक ये और अच्छे से वर्क कर सकती है, क्योंकि प्लांट 1 साल के लिए नहीं है, इवन 25 ईयर्स के लिए है। उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा, ठीक है। अगर आपके छत पर कोई पानी का लीकेज तो नहीं है, अगर पानी का लीकेज होगा तो हमारा जो आपका अर्थ करंट का जो लीकेज होता है वो हमारा हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा हम हमारा जो प्लांट है उसमें भी आपका इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए अगर आपका पानी का प्रॉपर निकास है छत से तो ठीक है, और अगर कोई लीकेज है तो वो आपको यहाँ पर दिखाना होगा, ठीक है। ये हमारी मैकेनिकल चीजें हो गई जो कि हमें करना ही होगा। और ये आपका साइट डिटेल का आपका एकदम मतलब बेसिक डिटेल होगा जो कि आपको देखना होगा। इसके बाद से आता है इलेक्ट्रिकल डिटेल्स। इलेक्ट्रिकल डिटेल्स के थ्रू ही हम लोग प्रॉपर एक कोटेशन दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्विस कनेक्शंस या टाइप ऑफ कंज्यूमर, आपका कनेक्शन कितने हैं, और आपका मतलब कंज्यूमर का मतलब टाइप ऑफ कंज्यूमर, यानी कि ये यहाँ पर रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है, या पर आपका रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, या इंडस्ट्रियल है, या अदर है, जो भी है उस पे आपको टिक करना होगा, ठीक है। सैंक्शन लोड जो है आपका वो क्या है, मतलब एक सैंक्शन लोड है, कभी कभार क्या होता है फ्लोर वाइज होते हैं और अलग अलग फ्लोर के अलग अलग सैंक्शन लोड ले लेते हैं, ठीक है। तो और प्लांट एक साथ अगर कराना चाहते हैं अलग अलग, तो वो हमें मेंशन करो, एक ही सैंक्शन लोड है, दो सैंक्शन, तीन, हाउ मैनी, आपको यहाँ टिक करना होगा, ठीक है। ट्रांसमिशन पॉइंट या एलटी कैपेसिटी आपकी क्या है, वहां पर आपका रेटिंग क्या है, अगर आपका टर्मिनेशन जो आप पॉइंट कर रहे हैं वहां पर आपका करंट की रेटिंग क्या है, वोल्टेज की रेटिंग क्या है, पावर फैक्टर क्या है, ये आपका जो प्लेट होता है उस पर आपका मेंशन होता है, पावर फैक्टर क्या है ये भी मेंशन करना है। बिलिंग मीटर जो है वो सिंगल फेस कनेक्शन है या थ्री फेस है, या आपका मीडियम वोल्ट 33 kV है, हाई वोल्ट हाई वोल्टेज 33 to 20 kV, या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ग्रेटर देन 220 kV, जो भी आपको वो मेंशन करना होगा। लोड कंजम्पशन डिटेल आपका क्या है, एवरेज लोड है, मिनिमम लोड है, मैक्सिमम लोड है, या एनुअल कंजम्पशन कितना है, वो भी आपको मेंशन करना होगा लोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। एवरेज कंजम्पशन पर डे कितना यूज करते हैं, डे टाइम पे, नाइट टाइम पे, आपका जो भी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, डे टाइम पर, नाइट टाइम पर आपका क्या यूज हो रहा है वो भी आपको शो करना है।
इलेक्ट्रिकल केबल में आपका क्या है, ये आपको जब अभी सर्वे बताऊंगे ना कैसे रूफ का करना है, तो वहां ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आप यहाँ देख लो, मेजरिंग इलेक्ट्रिकल केबल। इलेक्ट्रिकल केबल एसपीवी, यानी कि जो आपके सोलर मॉड्यूल है, सोलर मॉड्यूल से इन्वर्टर कितने डिस्टेंस पर है, उसका आपको डिस्टेंस मेजर करना होगा। इन्वर्टर टू एलटी पैनल, इन्वर्टर से एलटी पैनल का डिस्टेंस क्या है वो भी आपको दिखाना होगा। एलटी पैनल से मीटर का डिस्टेंस क्या है वो भी आपको दिखाना होगा। और इन्वर्टर से मीटर का डिस्टेंस क्या है वो भी आपको बता लिखना होगा इन मीटर में, ठीक है। अर्थिंग कंडक्टर्स लेंथ, मेजर अर्थिंग कंडक्टर, यानी कि अगर कस्टमर का, हमें पता है कि जैसे सोलर पावर प्लांट आपका जो है वो साउथ डायरेक्शन में लगता है, और कस्टमर ने जो आपके अर्थिंग वो ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ या आपका या साउथ में भी हो सकता है, कहीं जिस भी डायरेक्शन में है, तो आपको उतना बिल्डिंग की हाइट और प्लस आपका रूफ से कितना घेर के जा रहा है वो आपको डायमेंशन पता मतलब नोट करनी पड़ेगी, ठीक है। और इन्वर्टर टू अर्थिंग, एक तो आपका मॉड्यूल टू अर्थिंग और इन्वर्टर टू अर्थिंग दोनों का, क्योंकि कभी क्या होता है इन्वर्टर आपका ग्राउंड फ्लोर पे भी लग जाता है, इसीलिए वहां से इस वायर का कॉस्ट कम हो जाएगी, और अगर छत पर ही लगा है तो बढ़ जाएगी। लाइटनिंग अरेस्टर अवेलेबल, आपका जो, अगर वहां पर आपका कोई लाइटनिंग अरेस्टर ऑलरेडी तो नहीं लगा हुआ है, अगर लगा है तो किस टाइप का लगा है, और अगर आप प्रपोज्ड कर रहे हैं तो किस टाइप का कर रहे हैं, कन्वेंशनल ईएसआई, या फिर अगर आपका लगा हुआ है तो एग्जिस्टिंग अर्थिंग आपका वहां पर उसकी अर्थिंग भी हो रखी है या नहीं हो रखी है, ये आपको बताना है। और अगर आप प्रपोज्ड कर रहे हैं तो किस टाइप का कर रहे हैं, कन्वेंशनल कर रहे हैं, ईएससी कर रहे हैं, जीआई कर रहे हैं, या कोई अदर। प्रपोज्ड अर्थिंग किट जीआई पाइप की है, एचडीजी पाइप की है, कॉपर रॉड की है, कॉपर प्लेट की है, या कोई अदर है वो भी बताना है। प्रपोज्ड अर्थिंग कंडक्टर जीआई स्ट्रिप है, कॉपर स्ट्रिप है, कॉपर केबल है, जीआई वायर है, या कोई अदर है वो भी बताना। प्रपोज्ड माउंटिंग स्ट्रक्चर मटेरियल 3 जीआई है, हॉट डिप जीआई है, एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर है, या कोई अदर है। प्रपोज्ड स्ट्रक्चर हाइट, स्ट्रक्चर की आपकी हाइट क्या, आप जो भी कस्टमर को वहां का रूफ देखकर आपने क्या कस्टमर को हाइट प्रपोज्ड किया है वो बताना होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर की हाइट वो आपको मेंशन करना होगा, जैसे कि पता है कि यूटीएल में आपका 2 फीट 4 फीट 6 फीट पे स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आप यहाँ पर मतलब उसको क्या दे रहे हैं मिनिमम हाइट, वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। ग्रिड वहां पर जो आपका लाइट आता है वो आपका ग्रिड कितनी देर तक, डे टाइम में कितने आवर्स है, नाइट टाइम पर कितने आवर्स है। अगर वहां पर ट्रांसफार्मर कोई लगा हुआ है तो उसकी रेटिंग केवीए में होती है, तो उसकी रेटिंग आपको यहाँ मेंशन करना होगा। अगर कोई डीजल जनरेटर वहां पर लगा हुआ है तो नंबर ऑफ डीजी सेट कितने हैं वो भी, डीजी की रेटिंग क्या है वो भी, उसका मॉडल नंबर और मेक कौन सा है वो भी मेंशन करना होगा। प्रपोज्ड कैपेसिटी ऑफ सोलर, आपने कस्टमर के रूफ के अकॉर्डिंग आपने उसको, या फिर कस्टमर ने ऑलरेडी आपको पहले से बता दिया कि मुझे इतने किलोवाट का लगाना है, या आपने उसके सैंक्शन लोड देखकर आपने बता दिया कि आप इतने किलोवाट का लगा सकते हैं। जो भी कंडीशन हो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि आपने डीसी साइड के मॉड्यूल कितने बताए, कैपेसिटी ऑफ एसपीवी आपके कितने का है, 540 वाला बताया है, 400 वाला बताया या 335 वाला बताया है। एसी साइड मींस इन्वर्टर का क्या कैपेसिटी बताएं वो आपको बताना होगा, और हो सकता है 3 किलोवाट का 5 किलोवाट का लगवाना चाहता हो, जो भी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद से हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं ये देखिए। अगर कस्टमर ने अपना घर बनवाया होगा उस समय जब उसकी आपका कोई भी अर्थिंग या आपका साइट का रूफ का कोई लेआउट हो, या फिर आपका कोई अर्थिंग का लेआउट अगर उसके पास है तो उसे जरूर लीजिए। लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लीजिए, 1-2 महीने का तो कलेक्ट ही करना चाहिए। आधार और आधार कार्ड, पैन कार्ड और रूफ राइट्स उसको है या नहीं वो भी लेना है। साइड के कुछ फोटोग्राफ्स लेना है हर एक एंगल से, और एक वीडियोस भी आपको बनाना है, उसको जरूर से कैप्चर करना है, ठीक है। स्पेशल रिमार्क्स एंड कमेंट, अगर कस्टमर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पर नोट करके लिखना है।
एक्सपेक्टेड डेट आपने क्या दी है कस्टमर को इंस्टॉलेशन की, कि आपके 1 महीने में इंस्टॉल हो जाएगा, 1.5 महीने में, जो भी आपने एक्सपेक्टेड डेट दी है वो आपको करना है, यहाँ पर मेंशन करना है। जो भी इंजीनियर साइट सर्वे करने गया वो यहाँ इंजीनियर के सिग्नेचर और कस्टमर के सिग्नेचर होंगे। ठीक है, ये आपका साइट सर्वे का फॉर्म है, कैसे फिल करना है ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि साइट सर्वे किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, एक आपको वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी, वीडियो के थ्रू दिखाने के बाद से फिर मैं आपको उसका लेआउट भी दिखाऊंगी। ठीक है, 1 सेकंड होल्ड करिएगा। इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ये आपका देखिए एक कोई बिल्डिंग है जिसका आपको सर्वे करना है। तो कैसे करेंगे ये आपको वन बाय वन बताएंगे। सबसे पहले बिल्डिंग की हाइट ले ली 12 मीटर। फ्लोर से भी आप पता कर सकते हैं कि हाउ मेनी फ्लोर्स, उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। पैराफिट की वॉल की हाइट ले ली 0.9 मीटर। अब छत का जो रूफ है उसका लेंगे 17 मीटर। 5.5 मीटर। ओटीएस का ले रहा है 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर। और इसकी ओटीएस की हाइट क्या है 0.7 मीटर। उसके बगल की लेंथ क्या है वॉल की 7 मीटर, 6 मीटर। हम ममटी पे आ गए, ममटी की चौड़ाई 4 मीटर, लंबाई 5 मीटर। यहाँ पर सीढ़ी लगी है 1 मीटर दूरी पर है, सीढ़ी की चौड़ाई 0.8 मीटर है। ममटी की पैराफिट की 0.7 मीटर। ममटी की हाइट 3 मीटर प्लस पैराफिट 3.7। टंकी रखी है तो टंकी यहाँ से कितनी दूरी पर है, टंकी की हाइट क्या है, इसका डाया क्या है। और ये देखो ये छज्जा बाहर का निकला है 0.7। यहाँ से चौड़ाई 14 मीटर। ये वाटर टैंक एंड अदर वन, हाइट, डाया। अब रिमेनिंग की हमने ले ली 5.4 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर और ये 7 मीटर। जिस छोर से शुरू करना है उसी पर लास्ट आना है हमें। ठीक है, ये देखिए ये अर्थिंग है। आपकी अर्थिंग जो है वो आपका जिस भी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में आपको अर्थिंग दिखाना है, कितनी कितनी दूरी पर है वो भी दिखाना है। ठीक है, जैसे कि ये 2-2 मीटर के, 3-3 मीटर के इसमें जनरली हम लोग अर्थिंग करते हैं। ये आपका अभी था आरसीसी का। अगर टिन शेड का करना है तो कैसे करना है, ये आपका देखिए टिन शेड का है। इसको किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले टिन शेड की हाइट लेना है। टिन शेड ज्यादातर स्लोप पे होता है, इसलिए दोनों साइड की हाइट लेना और मिडिल की लेना होता है। यहाँ की 12 थी, ये 11 है। लंबाई ली 25 मीटर। चौड़ाई एक साइड के लिए 8 मीटर, क्योंकि यहाँ पर इज है आपका। ठीक है, रिज लाइन 8 मीटर। 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1 मीटर। ये जो आपका ओटीएस ये लगे हुए हैं फैन एग्जॉस्ट, तो ये आपका कितनी कितनी डिस्टेंस पे, उसका डाया क्या है। आपका शेड कितने स्लोप पर है ये भी हमें देखना है। ये जैसे 6 डिग्री 6 डिग्री, तो कितने स्लोप पर है ये भी हमें देखना है।
देखिए ये आपने जो अभी वीडियो में देखा है, ये आपका यहाँ पर है सेम, जैसी छत थी उसी के अकॉर्डिंग है। आपको देखो यहाँ से, जैसे मैंने बताई हूँ कि आप जहां से भी चढ़ रहे हैं, एक जिस भी कोने से शुरू कर रहे हैं वहां पर आपको लास्ट लाना है। यहाँ से शुरू किया, यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ से ये, फिर इसका लिया है, फिर यहाँ से जिस छोर से शुरू कर रहे हैं वहां पर एंड करना है। वाटर टैंक का हाइट लिया, बिल्डिंग का हाइट कितना है आपका, और आपको ये कंपास जरूर बनाना है हर एक रफ लेआउट में। और इस कंपास में साउथ एंगल किस डायरेक्शन में हो रहा है वो भी हमें शो करना है कि इस डायरेक्शन में आपका साउथ एंगल हो रहा है। ठीक है। आरसीसी में आपका ये जो डिटेल है, ये आपको रफ फॉर्म के साथ साथ रफ लेआउट में भी लिखना है, क्योंकि अगर आपने एक दिन में 5-6 किए हैं और फिर पता ही नहीं चलेगा कि ये किसका आपका रफ लेआउट है। क्या क्या मेंशन करना है, क्लाइंट का नेम, एड्रेस, सैंक्शन लोड, फेस क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है यानी कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है जो आपने जीपीआरएस से लिया है, सोलर कितने का रिक्वायर्ड है, बिल्डिंग की हाइट क्या है, और आपका रूफ किस टाइप का, आरसीसी है या क्या है। ये हमें इस तरीके से रफ लेआउट बनाना होता है। ये हमारा आरसीसी का है। देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया साउथ ईस्ट साइड है। ठीक है, स्लोप 6 डिग्री है, हर एक आपका एक्चुअल फ्रेम 6-6 मीटर पर है। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला कितना छोड़कर है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, स्लोप कितने का, इसका डाया क्या है, इसकी हाइट क्या है, ये हमें सारा मेंशन करना होता है। कोने से इसकी हाइट क्या है, 20 से कितनी हाइट है, तो उससे आपका स्लोप पता चल जाएगा कि कितनी डिग्री पर आपका शेड झुका हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको ये कंपास जरूर बनाना है, इसका आपका एंगल कितना है वो भी लिखना है, और ये डिटेल भी लिख ले। ठीक, ये आपका था साइट सर्वे कैसे किया जाता है, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीजें हमें फिल करना होता है। ये हम प्रॉपर अगर हम करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉपर रिजल्ट भी आता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑन ग्रिड ये क्या क्या लाता है, और ऑन ग्रिड की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है, या फिर सोलर पावर प्लांट क्या होता है और हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों हमें इस करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि मतलब आपका कि सोलर क्या कहलाता है, व्हाट इज सोलर एनर्जी। आपका जो सन से रेज आती है वो रेज हमारे आपके फोटोन के फॉर्म में होती है, और जो हमारा सोलर सेल होता है उसके ऊपर पड़ती है, और उसके थ्रू ही आपका इलेक्ट्रॉन्स का जो आपका फ्लो होता है, फिर हम कोई भी कंडक्टर वायर लगाकर उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लेकर, और फिर हम आगे जो इन्वर्टर लगा होता है इन्वर्टर के थ्रू हम उसको कन्वर्ट करते हैं। किसी भी टाइप की रिन्यूएबल एनर्जी होती है वो हमारी डीसी जनरेट करती है। ठीक है, तो जो आपकी विंड एनर्जी है और ये एनर्जी ये आपके डीसी जनरेट करती है, और इन्वर्टर लगाकर हम उसको एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टर का काम ही होता है इन्वर्ट करना, यानी कि उल्टा कर देना। तो ये आपका एसी करंट को डीसी करंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारा ऑन ग्रिड है इसमें आपका बैटरी का कुछ नहीं होता है, बैटरी नहीं होती है। ऑन ग्रिड सिस्टम हमारा तभी अवेलेबल होता है जब हमारी ग्रिड अवेलेबल होती है। अगर हमारी ग्रिड अनअवेलेबल है तो हमारा आपका ऑन ग्रिड भी आपका अनअवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये ग्रिड के साथ ही आपका ये सिंक्रोनाइज होता है। ठीक, जब तक आपकी लाइट रहेगी घर पे तो आपका ये मतलब ऑन ग्रिड भी रहेगा। तो ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो आपका मेनली होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए होता है। ठीक है, और आप यहाँ पर जैसे बताया कि आप ऑन ग्रिड में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस किया जा सकता है। वो हम यहाँ पर ऑन ग्रिड में आपका एक चीज होता है नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग के थ्रू ही आपने जो भी आप बना रहे हैं यूनिट वगैरह, उन यूनिट के थ्रू ही आपका कितना यूनिट बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन सब चीजों के बारे में आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका है जो टाइप्स ऑफ सोलर पावर प्लांट, वो आपका 3 टाइप का है जैसे सभी जानते हो, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड। ऑफ ग्रिड में आपका क्या होता है, आपका विदाउट ग्रिड होता है, बैटरी होता है।
ग्रिड तो आपका मतलब जब इन केस अनअवेलेबल होता है आपका सन वगैरह, तो आपका बैटरी को चार्ज करने के लिए तो होता है, ठीक है, लेकिन हम कोई भी यूनिट इसमें ट्रांसफर नहीं करते हैं ग्रिड। ऑन ग्रिड में आपका क्या होता है, विदाउट बैटरी होता है, ठीक है, और डे टाइम पर ही यूज होता है। हाइब्रिड आपका बोथ, ठीक। सोलर में जाने का रीजन क्या है, एक तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करता है। हमारे अगर हमने कोई भी मतलब नई प्रॉपर्टी या कहीं पर भी है, अगर वहां पर हमने सोलर लगा रखा है तो प्रॉपर्टी की कीमत भी इंक्रीज होती है, एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है। हम सन के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही निकलता है और उसके थ्रू हम मतलब उसका यूज करते हैं। अगर आप जो लगाते हैं सोलर प्लांट, वो आपका मतलब 25 ईयर्स के लिए लगाते हैं, लेकिन आपका 2 से 3 साल 4 साल जिस अकॉर्डिंग आप लगा रहे हैं प्लांट, उसके अकॉर्डिंग आपका 3 से 4 साल में आपका रिटर्न आ जाता है, ठीक है। तो और बाकी के रिमेनिंग ईयर्स आपका वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है, ओनली आपका मेंटेनेंस अवेलेबल रहता है। चीपर पावर सोर्स है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट या एनी अदर पावर प्लांट की बात करें, तो उसके कंपैरिजन में ये आपका सस्ता पड़ता है। प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, इससे कोई भी आपका हार्मफुल रेडिएशन नहीं, कोई भी आपका कन्वर्जन के थ्रू हमारा कोई भी एनवायरमेंट को नुकसान नहीं है, नीट है, क्लीन है, ठीक है। आपका ये ऑन ग्रिड जो प्लांट है, इसका आपका किस तरीके से कनेक्शन होता है, कनेक्शन डायग्राम और वर्क क्या होता है। सबसे पहले आपका ये सन है, सन की रेडिएशन आई, ये आपके सोलर मॉड्यूल पर गई, सोलर मॉड्यूल से आपका यहाँ पर हम जैसा बताया कि यहाँ पर डीसी बनती है, तो ये डीसी आपका, डीसी आप यहाँ से लिया हमने, कलेक्ट किया है, ये आपको डीसी साइट को प्रोटेक्शन के लिए हम लोग डीसी डीबी लगाते हैं, इसके अंदर आपका फ्यूजेस होता है, और आप यहाँ पर आपका फ्यूज वगैरह प्रोटेक्शन के लिए हम लोग लगाते हैं, ठीक है। एसपीडी भी इसके अंदर होता है, और इसको हम अर्थिंग भी करना होता है मॉड्यूल, स्ट्रक्चर और डीसीडीबी के साथ। उसके बाद से यहाँ पर आपका इन्वर्टर लगा दिया जाता है। इन्वर्टर का आपका काम क्या होता है, जो यहाँ से आप डीसी कलेक्ट कर रहे हैं उसको एसी में कन्वर्ट कर देना। जब एसी बन जाएगी तो एसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक डिवाइस लगाते हैं, उसका नाम है एसीडीबी, अल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। फिर यहाँ से आपका सोलर मीटर, सोलर मीटर आपका यहाँ पर रेडिएशन आपको चेक करने के लिए कि आपने कितना रेडिएशन आपका आ रहा है, ठीक है। सोलर सॉरी आपका कितना यूनिट बना रहा है सोलर, वो हमें चेक करने के लिए सोलर मीटर का। और जो आपका एग्जिस्टिंग एलटी पैनल है, जो हमारा एमसीबी एमसीसीबी बॉक्स वगैरह एमसीबी बॉक्स होता है ना घरों पे, वो हमारा होगा। फिर नेट मीटरिंग हो जाता है, नेट मीटरिंग के बाद से फिर हम ग्रिड को दे देते हैं। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक एलए लगाते हैं, लाइटनिंग प्रोटेक्शन, लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सोलर मॉड्यूल के बारे में, ठीक है। जो आपका सोलर मॉड्यूल है, वो हमारा जो हम मेनली नाम सुनते हैं, वो हम सुनते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन। तो इनमें भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, इफिशिएंसी का डिफरेंस होता है, आपका 2 to 3% इफिशिएंसी अच्छी होती है एज कंपेयर टू पॉली। अब पॉली और मोनो में क्या फर्क है, पॉली जो होता है वो आपके जो मतलब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स, जो सेल होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के जो सेल को मिलाकर जो बनाया जाता है आपका, मतलब हर एक सेल का आपका अलग। तो जैसे कि हमें पता है ये सिलिकॉन मटेरियल्स का ही बना होता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के जब सेल को कंबाइन करके जो बनाया जाता है वो हमारा कहलाता है पॉलीक्रिस्टलाइन। और मोनो का मतलब ही होता है वन, जो सिंगल टाइप की आपकी सेल से मिलके बना होता है वो हमारा कहलाता है मोनो। इसीलिए उसकी इफिशियंसी थोड़ा बेटर होती है एज कंपेयर टू पॉली, ठीक है। जो यूटीएल में अवेलेबल है आपका पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर मॉड्यूल, वो हमारा अप टू 335 वाट पीक तक अवेलेबल है। मोनो में हमारा अवेलेबल है आपका 400 540 वाला मोनो, मोनो पर्क के लिए है, ठीक है। इसके बाद से आपका जो 540 वाला है वो हमारा मोनो पर के हाफ कट है, ठीक है, 540 वाला है।
हाफ कट में आपका कुछ नहीं होता, जैसे कि आपका ये वाला मॉड्यूल होता है, ये आपका 72 सेल के लिए होता है। उसमें आपका सेल को जो कट करके आपको बनाया जाता है तो वो 144 सेल का हो जाता है, और वो 144 सेल के इसमें आपका इफिशिएंसी अच्छी भी हो जाती है। ठीक है, आपका आपका ये जो है ये यहाँ पर, और इसके अलावा मार्केट में आपका हाफ कट भी अवेलेबल है, बाईफेशियल भी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर ये तीन तो यूटीएल में। हाफ कट में आपका हाफ कट तो आपको ये मैंने बता दिया कि मोनोपर्क में आपका हाफ कट है, ये हाफ कट टाइप का है। ठीक है, इसमें यानी कि 144 सेल होंगे, 144 72 का डबल। बाईफेशियल में आपका क्या होता है, ये जो सोलर सेल है ये आपके अपसाइड एज वेल एज बैक साइड, दोनों साइड होता है, अपसाइड भी बैक साइड भी। इसका आपका वहां पर ज्यादा ये मतलब अच्छा होता है जहां पर आपका सरफेस जो है वो शाइनी सरफेस हो या वाइट सरफेस हो। ठीक है, जहां पर शाइनी सरफेस होगी तो सन की रेडिएशन अगर शाइनी सरफेस पे आती है तो वो आपकी दोबारा से रिफ्लेक्ट करती है। जब आपका दोबारा से रिफ्लेक्ट करेगा तो वो आपका दोबारा से आपके बैक साइड से भी आपके सन के मॉड्यूल के ऊपर जाएगा। एक सेकंड होल्ड करिएगा, मेरा कॉल आ रहा है। बाईफेशियल, एक वहां के लिए बाईफेशियल आपका वहां के लिए बेहतर होता है जहां पर आपका वाइट या शाइनी सरफेस है। तो ये आपका, अगर आपने सुना हो तो ये एक आपका फ्लोटिंग टाइप का सोलर सिस्टम होता है जो पानी के ऊपर लगाया जाता है, तो वहां पर आपका ये सबसे बेस्ट माना जाता है बाईफेशियल के लिए। अदरवाइज आपके और या स्नो पे अगर आप लगा रहे हैं तो वहां पर भी आपका ठीक रहता है, लेकिन अदरवाइज ये आपका बाईफेशियल में आपको, जैसे कि छोटे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां के लिए ये आपका बेनिफिट नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद से हम आते हैं ये आपका स्ट्रक्चर के ऊपर। जैसे कि बताएं कि ये आपका सोलर मॉड्यूल तो हो गया, लेकिन सोलर मॉड्यूल को माउंट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर अवेलेबल है, वो आपका 2 फीट पे, 4 फीट पे, 6 फीट पे। जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो हमारा HDG का है, हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड का है, और आपका राउंड टाइप का है। ठीक है, जो 2 फीट का आपका स्ट्रक्चर है उसकी फ्रंट लेग आपके 700 mm की है और बैक लेग 1700 mm की है। जो 4 फीट का है वो 1400 mm का फ्रंट लेग है, 2400 mm का बैक लेग है। और जो 6 फीट का है वो आपका मतलब 2150 mm का आपका फ्रंट लेग है, और आपका 3150 mm का आपका बैक लेग है।
ठीक है। ये जो आपका इस डिग्री टिल्ट एंगल जो बनाया गया, इसका झुकाव, उसको टिल्ट एंगल कहा जाता है। वो टिल्ट एंगल जो इसका है वो हम लोग 24 डिग्री का स्टैंडर्ड बनाकर रखे हैं। ये नॉर्थ रीजन के लिए आपका बना हुआ है। ठीक है। अगर यही हम अगर वेस्ट जो हमारा साउथ रीजन की बात करते तो साउथ रीजन में आपका रहेगा यही 14 डिग्री या 12 डिग्री के लिए रहेगा। ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर राउंड टाइप के लिए है। अब एक्चुअली में ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आपका सब कहीं तो एप्लीकेबल नहीं हो सकता है ना। तो एक सेकंड सर, थोड़ा सा एक वर्क है, एक सेकंड होल्ड कर। ठीक है। अब हर एक छत पे आपका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं जा सकता, 2 फीट 4 फीट या 6 फीट ही नहीं जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कस्टमाइज स्ट्रक्चर की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। कस्टमाइज स्ट्रक्चर का मतलब है कि हर एक रूफ के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर का डिजाइन करना, कि इस रूफ के अकॉर्डिंग यही स्ट्रक्चर डिजाइन होगा, इस रूफ के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। ठीक है। तो कस्टमाइज स्ट्रक्चर आपका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को कस्टमाइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अदरवाइज इसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। तो हम लोग जो कस्टमाइज स्ट्रक्चर है वो हमारा अवेलेबल है स्क्वायर टाइप में और सी चैनल में। ये भी आपका HDG और GI दोनों में आपका अवेलेबल है। ठीक है। और ये आपका स्क्वायर टाइप में आपका जिस अकॉर्डिंग हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा टिन शेड के ऊपर जो हम लोग स्ट्रक्चर लगाते हैं वो हम लोग स्टड चैनल के ऊपर लगाते हैं या मोनोरेल के ऊपर लगाते हैं। ये आपका एल्यूमिनियम का होता है, ये आपका GI या HDG का मोनोरेल, या आपका एल्यूमिनियम या MS का आपका हो सकता है। ठीक है। उसके बाद से आपका स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर आपने मॉड्यूल लगा दिया। अब मॉड्यूल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनी है वो हमारी DC बनी है, राइट। अब ये DC जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको आपको इन्वर्टर तक ले जाना होगा। लेकिन आपका इन्वर्टर में कोई अगर फॉल्ट आ गया डायरेक्ट तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग लगाते हैं DCDB, कि इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आने से पहले हमारे DCDB में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो इसका रिपेयर करना बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू इन्वर्टर। क्योंकि अगर इन्वर्टर की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है और अगर उसमें कोई फॉल्ट हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए हम लोग लगाते हैं DCDB फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। इसमें हमारा क्या होता है DCDB में आपका, यहाँ पर आपका एक फ्यूज होता है। फ्यूज जो आपका डिसाइड किया जाता है वो हमारे सोलर पैनल का जो आपका वोल्ट वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंग, जो आपका एम्पियर करंट होता है ISC, शॉर्ट सर्किट करंट, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्यूज का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है। और आपका DCDB का सिलेक्शन किस अकॉर्डिंग करते हैं, हमें पता है कि जो हमारा इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में आपके MPPT होती है, तो जितनी आपकी MPPT होगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग DCDB सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। अगर आपके 2 स्ट्रिंग बन रही है, एक MPPT में आप 2 स्ट्रिंग दे सकते हैं, तो आपका जैसे स्ट्रिंग होगी वैसे आपका MPPT बनाएंगे। अगर 2 स्ट्रिंग बना रहे हैं तो आपका MPPT बनाएगा 2 in 2 out। तो आपका जो आपका DCDB कहलाएगा वो 2 in 2 out का कहलाएगा। ठीक है। अगर आपने 4 का बनाया है तो 4 in 4 out का आपका DCDB कहलाएगा। ठीक है। जितनी आपकी MPPT होगी पर MPPT हमें फ्यूज लगाना पड़ेगा। ठीक। और फ्यूज मैंने आपको बताया कैसे सिलेक्ट करना है हमें। फ्यूज हमें सिलेक्ट करना है डेटा शीट को देखकर, जो हमारी पैनल की डेटा शीट का शॉर्ट सर्किट करंट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है। और आपका ये इसके बाद से यहाँ पर आपका ये DCDB में हमें इतना ही जाना है। इसमें आपका SPD जो लगाई जाती है वो हमारी टाइप 2 टाइप की SPD लगाई जाती है। मतलब सोलर में जो जाती है वो टाइप 2 टाइप की जाती है। 2-3 टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 3 आपके बहुत बड़े और मेगा वाट वाले जो प्लांट होते हैं उसके लिए होता है। और जो हमारे घरों के छोटे सिस्टम होते हैं वहां पर टाइप 1, और सोलर में हम लोग टाइप 2 टाइप की SPD का यूज किया जाता है। ठीक है।
उसके बाद से यहाँ से देखिए हमें डीसी हमने पहुंचा दिए कहाँ, इन्वर्टर तक। अब इन्वर्टर का वर्क क्या होगा, इन्वर्टर का वर्क करेगा, अब इस डीसी डीवी से हमारा इन्वर्टर काम करेगा इसको कन्वर्ट करने का, इलेक्ट्रिक जो आपका डीसी आई है उसको एसी में कन्वर्ट कर देगा। अब आपका ये जो हर एक साइट के लिए और हर एक वहां के लिए आपका अलग अलग इन्वर्टर होगा। अगर आपका 5 किलोवाट के साइट है तो 5 किलोवाट के लिए हमारा 5 किलोवाट का इन्वर्टर होगा। अगर आपका 3 किलोवाट साइट है तो 3 किलोवाट के लिए आपका 3 किलोवाट का इन्वर्टर होगा। हाँ, कभी कभी ओवर साइज या अंडर साइज के लिए हम लोग जा सकते हैं 20% to 30% तक, या फिर कभी कस्टमर कहता है और हम देख आपके जो डेटा शीट होती है आपके इन्वर्टर की, उसके अकॉर्डिंगली हम सिलेक्ट करते हैं कि आपका 5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है वो आपका डीसी कितना लोड ले सकता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी डीसी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा उसे तो डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्वर्टर का यूज किया जाता है। ऐसे नहीं कि हम कहीं पर भी कुछ भी लगा दें। ठीक है, और जैसे बताया कि ये ग्रिड टाइप का होता है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, एक तो हमारा घर के लोड के लिए आ जाता है और दूसरा हमारा ग्रिड के साथ, यानी कि आपका ग्रिड के लिए आपका दूसरा रहता है, और एक हमारा सोलर के साथ, तो सोलर, लोड और ग्रिड। उसके बाद से इसने आपने एसी बना दिया। अब एसी बनने के बाद से ये आपको क्या, एसी को प्रोटेक्शन करने के लिए हमें एक डिवाइस लगानी पड़ेगी जिसको हम लोग कहते हैं एसीडीबी। ठीक है, अब एसीडीबी आपका क्या करेगा, एसीडीबी के अंदर भी आपका एसपीडी लगा होता है, और इसके अंदर फ्यूज की जगह पर यहाँ पर एमसीबी या एमसीसीबी या एसीबी ओआईसीबी, यानी कि ये अलग अलग टाइप के सर्किट ब्रेकर हैं। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तो आपके अलग अलग टाइप के आपके वीसीबी भी लगाते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। जैसे हमारे प्लांट की कैपेसिटी बढ़ती जाती है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपका जैसे कि 100 एम्पियर तक के लिए हम लोग एमसीबी का यूज करते हैं, 600 100 एम्पियर टू अप टू 630 एम्पियर तक हम लोग एमसीसीबी में चले जाते हैं। अब उसके हम लोग वीसीबी में चले जाते हैं। तो जैसा आपका करंट होगा, यहाँ पर आपका सिस्टम का करंट दिया रहता है इन्वर्टर का, तो इन्वर्टर के सिस्टम के करंट के अकॉर्डिंग हम लोग एमसीसीबी को सिलेक्ट करते हैं या एमसीबी को सिलेक्ट करते हैं। इसके अंदर भी आपके एसपीडी लगी होती है, पर एसीडीबी में हमारे एसी एसपीडी होती है टाइप 2 टाइप की, डीसीडीबी में डीसी एसपीडी होती है टाइप 2 टाइप की। ठीक है, आपके जो एसीडीबी डिपेंड करता है वो आपके डिपेंड करता है नंबर ऑफ इन्वर्टर। जितने आपके इन्वर्टर होंगे उतनी ही आपके क्या बोलते हैं ये लगाए जाएंगे, ये क्या है, एसीडीबी लगाया जाएगा। ठीक है, जितने आपका इन्वर्टर होंगे उतनी ही आपकी एसीडीबी। अब आपका सोलर मीटर, तो सोलर मीटर आपका क्या होगा, जो आपके जो आपका रेडिएशन पड़ रहा है उसके चलते जो भी यूनिट बन रही है पर डे का, वो यूनिट आपका दिखाएगा। ठीक है, नेट मीटरिंग क्या करेगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके घर आपके एक दिन में आप मतलब 12 यूनिट यूज करते हैं, ठीक है, और आपने जनरेट की है 14 यूनिट, तो आप 12 यूनिट तो आप यूज कर लिए हैं और जो रिमेनिंग 2 यूनिट है वो आपने ग्रिड को दे दिए। ठीक है, और नाइट के टाइम पर अगर आपने वही 2 यूनिट यूज कर लिए, या फिर हो सकता है एक ही यूनिट यूज किया हो आपने नाइट के टाइम पर, एक यूनिट आपकी बची रही। ठीक है, नेक्स्ट डे ऐसे ही आपने कुछ लिया कुछ दिया, कुछ लिया कुछ दिया, तो लास्ट के मंथ में आपका सारा समीशन होकर कि आपने कितनी यूनिट दी है, कितने यूनिट आपने बाय किया है, कितना यूनिट आपने सेल किया, तो जो भी आपने दिया है उसका आपका समीशन होकर, कैलकुलेशन होकर आपका उसका, अगर आपने यूनिट ली ज्यादा है दी कम है, तो अगर आपने जितनी यूनिट ली है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा, और अगर आपकी रिमेनिंग यूनिट है, बची हुई यूनिट है, आपने दी ज्यादा है यूज कम की है, आपकी बची है यूनिट, तो वो आपके नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसको आपको कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, ये आपका नेट मीटरिंग का हो गया। अब उसके बाद से ये देख, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा सोलर है वो हम लोग घर के अंदर नहीं लगा सकते क्योंकि सन तो बाहर ही आता है ना। तो अब आपका अगर घर के अंदर नहीं लगा सकते, तो देखिए बारिश भी होता है, बारिश का कोई इशू नहीं है क्योंकि हमारी जो केबल है सब इंसुलेटेड केबल होती है। ठीक है, और बाकायदा अर्थिंग होती है, कोई लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपका जो मतलब आसमानी बिजली होती है जिसको लाइटनिंग कहा जाता है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक,
तो उससे उसके प्रोटेक्शन से बचाने के लिए हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसको कहा जाता है एलए, लाइटनिंग अरेस्टर। क्योंकि आपका जितने भी आपके लाइटनिंग अरेस्ट, अगर जो आपकी मतलब बिजली होती है आसमान से जो आपकी बिजली आती है, उसका जो करंट होता है वो आपका एम्पियर में नहीं बल्कि ह्यूज करंट होता है, किलो एम्पियर के समथिंग होता है, ठीक है। तो उसको मेजर करना मतलब पॉसिबल नहीं है। और वो आपके ज्यादातर जो अट्रैक्ट करता है वो आपका करते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर, और हमारे सोलर पैनल जो होते हैं वो रूफ के ऊपर ही होते हैं, जिसके चलते वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक डिवाइस लगाते हैं एलए। ये हमारा डिसाइड करता है डाया के ऊपर कि कितने डाया के लिए कौन सा आपका एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। जैसे छोटे प्लांट के लिए हम लोग आपका कॉपर वाउंड टाइप का लगा लेते हैं, बड़े प्लांट के लिए ई एसिड टाइप का लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एलए कहलाता है। और यहाँ पर आपका कन्वेंशनल टाइप जिसे कॉपर वाउंड कहा जाता है, और अर्ली स्ट्रीमर इमिशन टाइप ई एसिड टाइप, बड़े प्रोजेक्ट के लिए ई एसिड टाइप होता है। इसमें क्या फर्क होता है, इनमें यह होता है कि आपके डाया इनके बड़े होते हैं, डाया जिनका बड़ा होगा यानी कि ज्यादा एरिया कैप्चर करेगा, ज्यादा एरिया कैप्चर यानी कि पूरे सोलर पैनल आपके उसके अंदर ही कवर होने चाहिए, ठीक है। तो आपका सेम इसी तरीके से ये है कि टाइप्स ऑफ एल कन्वेंशनल टाइप का भी आपका यही है कि मतलब इसके अंदर ही आपका ये कवर होना चाहिए, ठीक है। कन्वेंशनल अगर आप जैसे छोटे प्लांट में आपने ईएससी टाइप का लगा दिया तो आपके प्लांट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसका आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल। तो अगर आपका कभी भी छोटे प्लांट में अगर आपका ये कन्वेंशनल नहीं कवर कर पा रहा है तो हम वहां पर 2 तक दे सकते हैं, तो भी इस कॉस्ट से हम बहुत मतलब सस्ते में रहेंगे अगर हम 2 कन्वेंशनल टाइप का भी दे देंगे, ठीक है। ये हमारे एलए कहलाते हैं। उसके बाद से इन सब चीजों का जो फ्लो हो रहा है डीसी का, एसी का, या किसी भी चीज का, तो उसके लिए हमें चीज की जरूरत पड़ती है, वो कहलाती है हमारी केबल। तो केबल जो हमारा यूज होगा डीसी केबल, एसी केबल। डीसी केबल कहाँ यूज होगा, स्ट्रिंग को बनाने के लिए और हमारे सोलर पैनल के लिए, और आपके इन्वर्टर तक, डीसी डीवी तक, यहाँ इन्वर्टर तक पहुंचाने के लिए हम लोग डीसी केबल का यूज करते हैं। डीसी केबल का जो मेनली यूज किया जाता है वो 4 स्क्वायर mm की कॉपर केबल का यूज किया जाता है। अगर हमारा लेंथ मतलब 100 मीटर से ऊपर जाता है तो फिर वहां पर हम लोग 6 स्क्वायर mm कॉपर केबल का यूज करते हैं, ठीक है, डीसी केबल में। एसी केबल का जो यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं इन्वर्टर के सिस्टम के करंट के ऊपर। जितना आपका इन्वर्टर का सिस्टम का करंट होगा वो आपका उस केबल के कैटलॉग को अकॉर्डिंग कि हाँ ये इतना करंट को कैरी कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एसी केबल का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डीसी केबल हो गए, एसी केबल हो गए। एसी केबल को हम लोग आर्मेंट केबल, ये हमारा एल्यूमिनियम का भी यूज होता है और कॉपर का भी यूज करते हैं। अगर छोटा प्लांट है और अगर आपकी लेंथ कम है तो वहां पर हम लोग कॉपर केबल दे देते हैं, अगर ज्यादा लेंथ है तो फिर वहां पर हम लोग एल्यूमिनियम का केबल देते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपका कहलाता है अगला अर्थिंग। अर्थिंग में आपका क्या है कि जितना भी आप इन सब चीजों को प्रोटेक्शन करने के लिए, जितने भी आपके डिवाइस है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अर्थिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो अर्थिंग हमें कहाँ पर किसकी किसकी अर्थिंग करनी चाहिए, या जो छोटे प्लांट होते हैं वहां पर हमें 3 अर्थिंग करनी चाहिए। जो हमारे बड़े प्लांट होंगे, बड़े प्लांट में तो हमारे अलग अलग आपके अर्थिंग होती है, मतलब एक ही चीज की 2 2 3 3 अर्थिंग होती है, लेकिन छोटे प्लांट के लिए हम हर एक इसकी एक एक अर्थिंग देते हैं, पर अर्थिंग करना जरूरी होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें देखो एक अर्थिंग की जाती है सोलर पैनल स्ट्रक्चर डीसी-डीबी को मिलाकर 1 अर्थिंग। दूसरी हमारी अर्थिंग एसीडीबी और आपका ये इन्वर्टर, इनको मिलाकर 1 अर्थिंग। और थर्ड अर्थिंग की जाती है हमें इसकी एलए की, क्योंकि एलए का जैसे बताया कि बहुत ज्यादा ह्यूज करंट होता है तो ये भी डायरेक्ट ग्राउंड कर दे, इसीलिए हमें इसकी एलए की अर्थिंग की जाती है। 3 अर्थिंग हमारी होती है, ठीक है। ये देखिए डीसी की, एसी की और एलए की। अब देखिए जो आपका सोलर प्लांट होता है इसके प्रॉपर आपके
मतलब जो जो स्टेप्स होते हैं वो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो एक प्रॉपर साइट सर्वे होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आपका सर्वे कभी भी खराब नहीं होगा और इजिली और अच्छा होगा, और आपके उसी के अकॉर्डिंग परफेक्ट डिजाइन बनेगी। अगर आपका प्रॉपर साइट सर्वे होता है तो प्रॉपर डिजाइन बनेगी, प्रॉपर डिजाइन बनेगी तो प्रॉपर इंस्टॉल, आप प्रॉपर कोटेशन दे सकते हैं, और प्रॉपर कोटेशन देंगे तो आपका प्रॉपर इंस्टॉलेशन होगा, प्रॉपर कमीशनिंग होगा। तो आपका सबसे पहला प्रॉपर क्या होना चाहिए, साइट सर्वे होना चाहिए। ठीक है, अगर आप साइट सर्वे प्रॉपर करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी आप कोई भी प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक, आपका इंस्टॉलेशन में हमें क्या क्या चीज चेक करने चाहिए और क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। जैसे कि कोई बंदा जो आप इंजीनियर गया है वो आपका सर्वे करके आ गया है, सर्वे करने के बाद से फिर हमने सर्वे करके आ गया, सर्वे करने के बाद से फिर उसकी डिजाइनिंग भी बन गई है। लेकिन जब आपका डिजाइनिंग बनने के बाद से फिर हमें क्या करना होगा, उसकी फिजिबिलिटी वहां पर चेक करनी होगी कि जैसा कि आप, जैसे कि ये आपका इंजीनियर गया है और वो ये सर्वे करके आया है। ठीक है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग डिजाइन टीम ने ये डिजाइन बनाकर दे दी, और उसके बाद से फिर इस डिजाइन के थ्रू वहां साइट का फिजिबिलिटी किया कि हाँ ये सेम वो है, सर्वे है और इसी रूफ का है, यहाँ पर इतने किलोवाट आपका इजीली आ जाएगा, और एक वेरीफाई हमने कर लिया है। तो सबसे पहले तो फिजिबिलिटी आप जो भी है वो चेक करिए कि हाँ वहां हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद से फिर आपका, जब वहां पर आपने देख लिया कि हाँ इसी साइड का है, आपको उसके बाद से फिर आपको मटेरियल जो आपका है उसका जो मटेरियल साइट पे पहुंच गया, तो जो आपने डिजाइन बनाई है डिजाइन के साथ आपको बॉम मिलेगा, बिल ऑफ मटेरियल। उस बिल ऑफ मटेरियल के थ्रू आपको चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ लैग जो है, जितनी लिखी है क्या उतनी ही दी गई है, आई है साइट पे या नहीं आई है, पैनल उतनी ही आए हैं या नहीं आए हैं, आपका नट बोल्ट वगैरह और जो आपका जे बोल्ट हो गया, ये हमने सारा बॉम के थ्रू मैच कर लिया, बिल ऑफ मटेरियल के थ्रू या क्वांटिटी जिसको कहते हैं, उसके थ्रू हमने सारा मैच कर लिया। मैच करने के बाद से फिर हमें उसके फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद फिर हमें लैग वगैरह लगानी होती है, लैग के बाद से फिर मतलब स्टेप वन बाई इसी तरीके से स्टेप्स को फॉलो करना होता है, और आपका ये कंप्लीट मतलब इंस्टॉलेशन हो जाता है। इंस्टॉलेशन होने के बाद से फिर आपका जो आगे का प्रोसेस होता है कमीशनिंग, और फिर आपका नेट मीटरिंग वगैरह का प्रोसेस होता है। ठीक है, इंस्पेक्शन होता है और फिर आपका जो भी है ये सारी चीजें हो जाती है। ये हमारा मतलब कंप्लीट ऑन ग्रिड का हो गया। ये आपने ये सारी चीजें तो दिखा दी, इसके बाद से मैं आपको यहाँ पर एक आरओआई बताती हूँ, एक छोटा सा कोई भी एग्जांपल लेकर प्लांट का, कि किस तरीके से हम कस्टमर को बता सकते हैं कि आपका प्लांट इतने किलोवाट का है, तो आप कितने दिनों में, आपने इतना पैसा अगर लगाया तो कितने दिनों में आप अपना पैसे को रिटर्न भी पा लेंगे, और नेक्स्ट कितने साल के लिए आप प्लांट को इजिली मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, मेंटेनेंस को हटाकर। ये देखिए एक 25 किलोवाट का प्रोजेक्ट है, 25 किलोवाट के एक प्रोजेक्ट है। हमें जैसे पता है कि एवरेज यूनिट जो आती है 1 किलोवाट से, वो हम लोग 4 यूनिट मान के चलते हैं कि 4 यूनिट पर डे। ठीक है, 4 यूनिट पर डे हमारे जनरेट होती है 1 किलोवाट के सिस्टम से। ठीक, मंथली कितनी जनरेट होगी, एक महीने में 30 दिन तो 120 यूनिट। उसके बाद से ईयरली कितना जनरेट होगा, तो 12 महीने होते हैं तो 1440 यूनिट। एक साल में 1 किलोवाट ने कितनी जनरेट की है, 1440 की है। 25 किलोवाट का कितना जनरेट कर देगा, तो हम जो एक साल ने 1 किलोवाट के इतने ने किया, तो 25 साल वाला हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ गया 36,000 यूनिट है ये। ठीक है, हाँ, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पता कर लिया है कि आपका जो 1 किलोवाट का प्रोजेक्ट है वो 50,000 का है। ठीक है, 50,000 का है तो 25 किलोवाट का कितने का होगा, मल्टीप्लाई 25, 12,50,000। ठीक,
यहाँ पर जो लिया गया है वो थोड़ा कम लिया गया है, इसलिए इसकी कॉस्ट जो आई है 11,50,000 रुपए आई है। जैसे इसकी आई है 12,50,000 रुपए, मैंने 50,000 के अकॉर्डिंग दिया है 1 किलोवाट का। आप अगर इसको लेके चल रहे हैं और थोड़ा कम, तो आपका 25 किलोवाट की कीमत इतनी आई है, ठीक है। जो आपका गवर्नमेंट जो आपका यूनिट चार्ज करता है, वो एक यूनिट का चार्ज करता है 9.5 रुपीज, ठीक है। 36,000 यूनिट का कितना चार्ज कर लिया उसने एक साल में? 3,42,000 रुपया एक साल में उसने कितना चार्ज कर लिया? 3,42,000 रुपया चार्ज कर लिया है। तो अब आप देखिए आपका कीमत कितना बन रहा है, 11,50,000 रुपया, ठीक है। और आपने एक साल में सिर्फ यूनिट यूनिट का कितना दे दिया है, 3,42,000 रुपया, ठीक। ठीक, तो अब आपने अगर इसको इससे कंपेयर कर दिया जाए तो आप इतना इतना देंगे तो इसके कंप्लीट कर लेंगे 3 साल 4 महीने, समझिए इसको अगर राउंड ऑफ में ले लेते तो 3 साल 4 महीने। तो आपका 3 साल 4 महीने में आपकी ये पूरी कॉस्ट निकल के आ जाएगी, और आपके लास्ट जो 21 ईयर है उससे आप क्या कर सकते हैं, इजिली फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मेंटेनेंस को हटा के आप उसको यूज कर सकते हैं। ये आपका आरओआई का फंडा होता है। तो आप कोई भी ले सकते हैं। अभी यहाँ मैंने 25 किलोवाट का लिया है, आप 10 किलोवाट का दिखा सकते हैं, 15 किलोवाट का दिखा सकते हैं, किसी भी किलोवाट का आप दिखाकर इजिली बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का आपका इतना ही सेशन था, और ये ऑन ग्रिड का आपका कंप्लीट। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आप में से जो अभी सेशन हुआ है किसी को भी डाउट है तो एक एक करके माइक ऑन कर लें, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैडम ये पर किलोवाट स्ट्रक्चर की कॉस्ट क्या होगी? सर मैं कॉस्ट नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक, ओके। ये आपको मतलब यूटीएल से ही पता चल जाएगा। मैं नंबर शेयर कर दूंगी तो आप कर लीजिएगा पता, नवीन सर हैं उनसे पता चल जाएगा। ओके, ओके, ओके। अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो स्टॉप करूं? ठीक है, आई थिंक इन लोगों के कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर। बाकी आप लोगों से शेयर कर दिए जाएंगे कांटेक्ट नंबर, तो आप जब आपको नीड लगे तब आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनगिट की पूरी टीम के नंबर आपसे शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, सर। जी बोलिए। सर ये कितने सेशन और बचे होंगे हमारे क्लास के? आपके 2 सेशन और रह गए हैं, एक अभी होगा, इसके बाद मैडम आएंगी, इसके बाद एक सेशन और होगा, वो मे बी कल होगा आपका सेशन। ठीक है, बैटरी का रहेगा, वो कल रहेगा सेशन। ठीक है, अच्छा, मतलब अभी एक और बचा है, अभी बिल्कुल जस्ट नाउ? अभी हाँ, जस्ट नाउ, इसके बाद। ओके सर, ओके, थैंक यू।